ओके। नमस्कार। पॉलिटी गुरु एल.आर. गर्ग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल की हमारी क्लास प्लेटो पर थी, जिसमें हमने प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में समझा था। इसके साथ ही हमने दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु पे चर्चा की थी वो थी इसकी पुस्तकें, प्लेटो की पुस्तकों के साथ में ही प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में हमने बताया था और उसके साथ ही उनके जो विचार हैं, उनकी अवधारणाएं हैं, संक्षिप्त रूप में हमने चर्चा की थी और दो सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे। एक तो प्लेटो ने दिया था शिक्षा का सिद्धांत और दूसरा प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया था वो हमने विस्तार से समझा था। इन दोनों सिद्धांतों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो तीन और सिद्धांत थे, जिसमें एक था दार्शनिक शासक की अवधारणा। दार्शनिक शासक के बारे में प्लेटो ने सिद्धांत दिया। दूसरा एक सिद्धांत और है साम्यवाद का सिद्धांत, और एक है आदर्श राज्य। यानी हमने मुख्यतः दो सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर ली है। शिक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया, न्याय के बारे में पढ़ लिया। शिक्षा के बारे में प्लेटो ने जो योजना प्रस्तुत की है वो 6 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक की उसने शिक्षा योजना प्रस्तुत की। यानी शिक्षा को प्लेटो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानता है और उसके द्वारा ही व्यक्ति के चरित्र विकास के लिए वो उसको जरूरी मानता है। शिक्षा को चरित्र और आत्मिक विकास दोनों के लिए वो आवश्यक मानता है। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की अवधारणा दी है, आदर्श राज्य के अंदर उसने मुख्यतः जो बल दिया है वो एक तो दिया है शिक्षा पे, यानी वो आदर्श राज्य की प्राप्ति शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांत के द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। अब आदर्श राज्य की स्थापना होगी कैसे, उसके लिए दो महत्वपूर्ण उसने शर्तें बताई। एक तो होगा शिक्षा, यानी उस राज्य के अंदर जो प्लेटो ने शिक्षा दी है, जो 6 वर्ष से 50 वर्ष तक की जो योजना प्रस्तुत की वो चलेगी। इस शिक्षा योजना के द्वारा उस राज्य के नागरिकों का विकास किया जाएगा, उस नागरिकों के चरित्र का विकास किया जाएगा। और दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत दिया है। साम्यवाद को वो एक ऐसे उपकरण के रूप में काम में लेता है जो राजा को बुराइयों से बचाने का प्रयास करेगा, कि राजा के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई न आए। जो उसने योजना दी है उस योजना का सही मायने में क्रियान्वयन हो, सफल तरीके से राजा शासन व्यवस्था को चला सके, इसके लिए वो साम्यवाद की अवधारणा देता है। अब साम्यवाद के अंदर वो किस तरीके से उनको राजाओं को बुराइयों से बचाता है या दार्शनिक शासक की अवधारणा को सफल घोषित करता है, उसको लेके वो उसने सिद्धांत दिया। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो ने व्यक्ति को गुणों के आधार पे 3 भागों में बांटा है। व्यक्ति को गुण के आधार पे 3 भागों में बांटा है। एक साहस, दूसरा विवेक और तीसरा जो गुण उसने बताया वो है तृष्णा।
प्लेटो कह रहा है कि जिसके अंदर वैसे गुण बहुत सारे होंगे लेकिन एक गुण है वो प्रधान होगा। तो जिसके अंदर साहस गुण है वो अगर प्रधान हो तो ऐसे व्यक्ति को वो कह रहा है सैनिक बनाया जाए। जिसके अंदर विवेक तत्व ज्यादा हो ऐसे वर्ग को शासक बनाया जाए। और जिस व्यक्ति के अंदर तृष्णा तत्व ज्यादा हो ऐसे व्यक्ति को उत्पादक वर्ग में रखा जाए, यानी वो राज्य के लिए उत्पादन करने का काम करता है। तो इस प्रकार से 3 वर्ग बनते हैं, एक रक्षक वर्ग, दूसरा शासक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। तीन प्रकार के जो वर्ग निर्मित होते हैं उस वर्ग के अंदर प्लेटो ये कह रहा है कि ये जो 2 वर्ग हैं रक्षक और शासक, ये राज्य से सीधे जुड़े हुए हैं, राज्य से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। राज्य से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं तो इनके जितने भी प्रकार की गतिविधियां होगी उससे राज्य के समस्त नागरिक प्रभावित होंगे और राज्य की पूरी व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इन दोनों पे। तो इनको वो अभिभावक मानता है, यानी इस दोनों वर्ग के लोगों को वो अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग के अंदर शामिल करता है। और इनके लिए कुछ नियम, इनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित करता है। और जो नियम प्लेटो ने निर्धारित किए हैं उन नियमों को उसने कहा है साम्यवाद। यानी साम्यवाद की जो थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ अभिभावक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग को उसने उसमें शामिल नहीं किया है। जितने भी प्रकार के नियम है वो उन दोनों के लिए लागू रहेंगे, उत्पादक वर्ग इससे बाहर है। इसका मतलब साम्यवाद का सिद्धांत है वो रक्षक वर्ग और शासक वर्ग दोनों पे लागू होगा। अब इन दोनों पे ही क्यों लागू होगा, इसके पीछे वो ये तर्क दे रहा है कि इनके जो कार्य होते हैं वो राज्य से सीधे जुड़े हुए होते हैं और इनके कार्यों से पूरे राज्य की जनता प्रभावित होती है। तो उन व्यक्तियों को इन बुराइयों से बचाने के लिए उनको साम्यवाद का पालन करना पड़ेगा। अब प्लेटो का जो साम्यवाद है वो साम्यवाद को 2 भागों में बांटना है। एक संपत्ति विषयक साम्यवाद, और दूसरा जो उसने साम्यवाद का प्रकार बताए हैं वो है परिवार विषयक साम्यवाद। यानी साम्यवाद के वो 2 भाग बनाता है। संपत्ति विषयक साम्यवाद से अभिप्राय ये है, प्लेटो कह रहा है कि जो अभिभावक वर्ग में जो लोग हैं यानी रक्षक वर्ग और शासक वर्ग, सैनिक और राजा, इन दोनों को किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी है, यानी ये व्यक्ति संपत्तिहीन होंगे। दूसरा प्लेटो कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों का खुद का कोई घर नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक गृह में रहेंगे। तीसरा, ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं करेंगे, संपत्ति को इकट्ठा नहीं करेंगे। इनके लिए राज्य ही संपत्ति। ऐसा वो इसलिए प्रावधान करता है कि यदि राजा को यदि संपत्ति या धन इकट्ठा करने के लिए अगर अनुमति कर देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हित के लिए काम करेगा, जेब भरने का काम करेगा, और फिर वो राज्य के हित में काम नहीं करके स्वहित को ज़्यादा प्रमुखता देगा। अगर राजा ने स्वहित को प्रमुखता दे दी तो फिर जो
प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो अवधारणा दी है, दार्शनिक शासक की जो अवधारणा दी है, वो अवधारणा तो फेल हो जाएगी, असफल हो जाएगी, क्योंकि फिर उसने शिक्षा की व्यवस्था अगर 6 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है, ऐसे व्यक्ति जो 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता है और फिर उसके बाद में शासक बनता है, और शासक बनने के बाद वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर लेता है, जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, राज्य के लिए वो काम नहीं कर रहा है, राज्य के नागरिकों का चरित्र विकास नहीं कर पा रहा है, या आत्मिक विकास के लिए वो अवसर उपलब्ध नहीं करवा रहा है, तो फिर वो इसका जो कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट इसके फेल हो जाएंगे। आदर्श राज्य का भी कंसेप्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर राज्य आदर्श नहीं होगा, और दार्शनिक शासक का भी कंसेप्ट फेल हो जाएगा। इसलिए वो राजा को संपत्तिहीन करने में पक्षधर है, पहला ये। दूसरा जो है, दूसरे प्रकार का जो साम्यवाद है वो है परिवार विषयक साम्यवाद। इसमें वो ये शर्त लगाता है कि जिस प्रकार राजा संपत्ति के प्रभाव में आके भी अनैतिक कार्य कर सकता है, संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मान लेता है, और अगर उसे ये अधिकार दे दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वहित को बढ़ावा देगा, वैसे ही व्यक्ति परिवार के मोह में भी उलझ सकता है, और परिवार के मोह में उलझ के वो राज्य के साथ अनैतिक कार्य कर सकता है, या वो अपने परिवार के हित में कार्य करेगा। तो वो प्लेटो है, वो परिवार को बुराइयों की जड़ मानता है कि व्यक्ति अगर भ्रष्ट होगा तो वो सबसे पहले परिवार से होगा। इसलिए अभिभावक वर्ग के लिए दोनों की पाबंदी लगाता वो कि राजा और सैनिक वर्ग दोनों के पास ना तो परिवार होगा और ना वो किसी प्रकार की संपत्ति रखे। इस बारे में उसका एक फेमस कोटेशन है कि राजा को, यानी दोनों वर्गों का वो नाम रख रहा है अभिभावक वर्ग, गार्जियन क्लास। अभिभावक वर्ग को कंचन और कामिनी दोनों से दूर रहना चाहिए। और प्लेटो, हमने पहले भी चर्चा की कि प्लेटो के जो सिद्धांत है वो कहीं न कहीं आज भी किसी न किसी रूप में मान्य जरूर है, क्योंकि आज जो वर्तमान में जो व्यवस्था है, लोकतंत्र, उस व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार के पीछे जो मुख्य जो कारण है वो दो ही है। एक संपत्ति, कंचन से अभिप्राय संपत्ति, सोना, और परिवार। तो इस प्रकार से प्लेटो अभिभावक वर्ग को इन दोनों से दूर करने का प्रयास करता है कि अभिभावक वर्ग के लिए इन दोनों का ग्रहण करना या इनको स्वीकार करना पाबंदी है, प्रतिबंध है। राजा और रक्षक दोनों किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखेंगे, दोनों ही किसी प्रकार का परिवार नहीं रखेंगे। परिवार से वो ये कह रहे हैं कि पूरा राज्य या समस्त राज्य के नागरिक ही रक्षक वर्ग और शासक वर्ग दोनों के लिए परिवार है, यानी उसके लिए ये परिवार है। दूसरा, वो विवाह नामक संस्था को प्रतिबंधित करते हैं। किसके लिए? अभिभावक वर्ग के लिए। अब विवाह नहीं करेंगे तो फिर आगे उनका वंश कैसे बढ़ेगा, उसको लेके वो ये कह रहा है। साम्यवाद से अभिप्राय होता है समान स्थिति में। यूरोपाइड्स और पाइथागोरस के सिद्धांतों को वो अनुकरण कहता है, और जिस प्रकार यूरोपाइड्स कह रहे हैं कि मित्रों की संपत्ति पर सबका हक होना चाहिए, ठीक वैसे ही इस सिद्धांत का पालन करते हुए साम्यवाद के अंदर भी वैसा ही होगा। परिवार होंगे,
स्त्रियां होगी वो समान रूप से शासक वर्ग और रक्षक वर्ग दोनों की होगी। यानी इसमें वो स्त्रियों का साम्यवाद दे रहा है। कोई भी स्त्री है वो किसी भी शासक वर्ग या रक्षक वर्ग के साथ संसर्ग कर पाएगी, और उसके लिए जो परिवार का जो परिवार उत्पत्ति होगी वो राज्य की संतान होगी, और ऐसी संतान जो उत्पन्न होगी उसका जो देखभाल है वो राज्य करेगा। यानी इस प्रकार से वो एक मजबूत, शारीरिक रूप से मजबूत नागरिक भी तैयार करने का उद्देश्य निर्धारित करता है। वो कह रहे हैं कि मजबूत, जिस प्रकार पशुओं के अंदर श्रेष्ठ नस्ल की नस्ल तैयार करने के लिए श्रेष्ठ नस्ल के जानवरों के बीच में संसर्ग करवाया जाता है और अच्छी नस्ल तैयार की जाती है, वैसे ही राज्य के अंदर अच्छे नागरिक तैयार किए जाएंगे। तो ये सारे सिद्धांत उन्होंने साम्यवाद के अंतर्गत दिए थे, और इनका देने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि राजा और रक्षक दोनों वर्ग है वो भ्रष्टाचार का शिकार ना हो, उनका आचरण खराब ना हो, उनका जो आचरण है वो नैतिक हो। तो इस संदर्भ में वो इस प्रकार के सिद्धांत दे रहे हैं, साम्यवाद का सिद्धांत। और ये सिद्धांत देने के पीछे जो इसका पर्पस है वो पर्पस है राजा और रक्षक वर्ग दोनों को जो नैतिक बुराइयां उसके अंदर उत्पन्न हो सकती है उनसे दूर रखने का वो एक प्रयास करता है। तो हम आज भी देखते हैं कई बार राज्य के अंदर जो राजनीतिज्ञ हैं वो परिवार के मोह में और संपत्ति के मोह में राज्य के साथ अनैतिक व्यवहार करते हैं या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो उसको प्लेटो ने ईसा से लगभग 400 साल पहले इस सिद्धांत को दिया था। ये उसने रिपब्लिक के अंदर साम्यवाद सिद्धांत दिया है। हालांकि उस सिद्धांत, इनके द्वारा दिए गए साम्यवाद सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली, काफ़ी लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया है वो मुख्य रूप से शिक्षा और ये आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है वो शिक्षा और साम्यवाद पर आधारित है। इस तरीके से वो आदर्श राज्य की नींव तैयार करता है और उसके लिए दो प्रकार की ईंटें काम में लेता है, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। शिक्षा के द्वारा वो नागरिकों का विकास करता है, वो 3 ऐसे वर्ग तैयार करता है जिसके अंदर वो गुण प्रदान होंगे और उसी के अनुरूप वो कार्य देगा। साम्यवाद के द्वारा वो अभिभावक वर्ग को तैयार करता है। तो इस तरीके से ये प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत है जो उसने दिया है। और साम्यवाद सिद्धांत का उद्देश्य, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, इसका उद्देश्य है राज्य को नैतिक बुराइयों से बचाना। अब हम अगला पढ़ेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत, आइडियल स्टेट थ्योरी। हमने पहले भी चर्चा की थी कि आदर्श राज्य तब बनता है जब वो साध्य की स्थिति प्राप्त कर लेगा। तो प्लेटो जो आदर्श राज्य की स्थापना कर रहा है उसमें मुख्यतः वो शिक्षा को महत्वपूर्ण मान रहा है, जिसको हमने कल की क्लास में पढ़ा था। दूसरा, वो साम्यवाद का सिद्धांत मान रहा है। साम्यवाद के द्वारा वो रक्षक वर्ग और शासक वर्ग दोनों की बुराइयों को दूर करना चाहता है। तीसरा, ऐसे राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा। दार्शनिक शासक से उसका अभिप्राय ये है, प्लेटो कहता है अपनी एक पुस्तक में, रिपब्लिक में कह रहे हैं कि जब तक हमारे नगर राज्यों में दार्शनिक शासकों का शासन नहीं आ जाए तब तक हमारे कष्टों का समाधान नहीं हो सकता, या राजा के अंदर दर्शन के भाव नहीं आ जाए, दर्शन के गुण नहीं आ जाए, तब तक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए वो दार्शनिक व्यक्ति के हाथों में शासन सत्ता सौंपना चाहता है। दार्शनिक
से अभिप्राय वो ये कह रहे हैं, अगर राजा भी दार्शनिक नहीं है और कोई व्यक्ति है जिसने चरित्र विकास कर लिया है, जिसके आत्मिक विकास हो गए हैं और जिसने दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेने की समझ विकसित हो गई है, दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेने की समझ विकसित हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को वो दर्शन शास्त्री मानता। तो यदि राज्य में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ये क्वालिटी है, तो ऐसे व्यक्ति का सहयोग लेना चाहिए दार्शनिक शासक, ताकि राज्य के अंदर आइडियल स्टेट की स्थापना हो सके। तो ये आदर्श राज्य की स्थापना के अंदर शिक्षा की भूमिका है, साम्यवाद है, दार्शनिक शासक की अवधारणा है और वर्ग की स्थापना है। वर्ग से अभिप्राय ये है कि उसने गुणों के अनुसार जो 3 वर्ग बनाए थे, उन वर्गों की स्थापना की जाएगी। शासक वर्ग ये अपना काम करे व्यवस्था बनाए रखने में राज्य की, जो रक्षक वर्ग हैं वो राज्य की रक्षा करने का काम करें और जो उत्पादक वर्ग हैं वो राज्य के अंदर उत्पादन का कार्य करें। जब सब लोग इस तरीके से अपना अपना कार्य करेंगे, किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो न्याय की स्थापना होगी। तो प्लेटो के आदर्श राज्य के अंदर न्याय की स्थापना होगी, जो उसने 2 प्रकार के बताए, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। प्लेटो के राज्य के अंदर 3 वर्ग होंगे आदर्श राज्य के अंदर। प्लेटो के राज्य के अंदर साम्यवाद का सिद्धांत का पालन होगा। प्लेटो के राज्य के अंदर शिक्षा है वो राज्य के नियंत्रण में होगी और शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों के चारित्रिक गुणों का विकास करना। ये सारी विशेषताएं प्लेटो के आइडियल स्टेट थ्योरी की है। तो इनके द्वारा वो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। अब हम अगली जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम दार्शनिक शासक की स्थापना। तो दार्शनिक शासक के लिए वो कुछ नियम निर्धारित करता है कि जो दार्शनिक शासक होगा वो किन किन नियमों का पालन करेगा। फिलोसफर किंग कौन होगा? जिसने 6 वर्ष की उम्र में व्यायाम, 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र तक जो उसने शिक्षा ग्रहण की वो व्यायाम और संगीत की शिक्षा सफलतापूर्वक ले ली। जिसने 20 से लेकर 30 वर्ष तक ज्यामिति, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष और नीति शास्त्र ये शिक्षा कंप्लीट कर दी। जिसने 30 से 35 तक डायलेक्टिकल और फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए, न्याय को ध्यान में रखते हुए ज्यामिति, दर्शन शास्त्र, न्याय और तर्कशास्त्र इस सब्जेक्ट की या इस शास्त्र का अध्ययन कर लिया। और अगला जो 35 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक की जो शिक्षा है, जो उसने अपने व्यवहारिक जीवन में कठिनाइयों को झेल के प्राप्त किया, यानी अभी तक जो उसने शास्त्रों के रूप में ज्ञान लिया है उसको व्यवहारिक रूप दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को वो कह रहे हैं दार्शनिक। एक तो व्यवहारिक शिक्षा ली है 35 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक, और 6 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक उसने शास्त्र सम्मत शिक्षा की। तो ऐसी शिक्षा लेंगे जो सफलतापूर्वक ले लेगा, ऐसे व्यक्तियों को वो दार्शनिक शासक की संज्ञा देता है, या ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ही राज्य की सत्ता सौंपना चाहता है। तो इस संदर्भ में फिर जब ये व्यक्ति अपने हाथ में सत्ता ले लेगा तो कौन कौन से नियमों का पालन करेगा? वो प्लेटो ने नियम निर्धारित किए। सबसे पहले तो वो क्या करेगा कि राज्य का जो आकार है वो उतना ही होना चाहिए जितने में वो व्यवस्था बनाए रखे। पहला नियम ये। दूसरा, प्लेटो कह रहा है कि धन का असमान वितरण होने से वो रोकेगा। कि धन का वितरण है वो इतना भी विषम नहीं होना चाहिए
कि जिससे राज्य के अंदर अव्यवस्था हो जाए। तीसरा वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो राज्य के नियंत्रण में होगी और उसको बदलने का प्रयास नहीं करेगा राजा। कौन सी शिक्षा बदलने का कह रहा वो? यानी जो शिक्षा प्लेटो ने निर्धारित की है, जो एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, उसको राजा बदलने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा जो उसने नियम बताया वो बताएं कि व्यवस्था वो इस तरीके से करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य पूरे होने चाहिए। यानी व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं राज्य के प्रति, उसका भी सही तरीके से निर्वहन होना आवश्यक है। तो ये 4 जो नियम हैं वो प्लेटो निर्धारित कर रहा है। नंबर 1, राज्य का आकार इतना होना चाहिए कि व्यवस्था बनी रहे। धन का असमान वितरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा जो प्लेटो ने निर्धारित की है वो बदलनी नहीं चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। ये 4 नियम प्लेटो ने दार्शनिक शासक के लिए निर्धारित किए हैं और दार्शनिक शासक इन नियमों का ध्यान रखते हुए शासन सत्ता संभालेगा। अब एक फेमस कोटेशन है, प्लेटो। कन्फ्यूशियस एक विचारक हैं और कन्फ्यूशियस एक प्लेटो के आदर्श राज्य की जो अवधारणा है उसको समझते हुए ये कह रहा है कि अगर राजा सद्गुणी हैं तो वहाँ कानून जरूरी नहीं, और अगर राजा सद्गुणी नहीं है, राजा यदि सद्गुणी है तो वहाँ कानून, या जिसको अपन वर्तमान भाषा में कहें संविधान, होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। और यदि राजा सद्गुणी नहीं है, राजा यदि सद्गुणी नहीं है तो कानून अगर है तो भी वो किसी काम का नहीं है। ये कन्फ्यूशियस प्लेटो की जो आदर्श राज्य की अवधारणा है उसके संदर्भ में कह रहा है कि प्लेटो ने जो राजा को सद्गुणी बनाने का प्रयास किया है और फिर उसके ऊपर जो निरंकुशता का अंत किया है, क्योंकि उस समय के संदर्भ में राजा को सारी शक्तियां प्राप्त थी, राजा अपने विवेक से सारी शक्तियों का प्रयोग करता। लेकिन प्लेटो एक ऐसा विचारक है जिसने सबसे पहले राजा की निरंकुशता को समाप्त करने का प्रयास किया। कैसे समाप्त किया है? सबसे पहले तो वो साम्यवाद नामक एक हथियार उनके ऊपर उपयोग में करता है कि ये जो राजा हैं वो 2 प्रकार की चीज़ें वो नहीं रखेंगे। एक, इनका खुद का परिवार नहीं होगा, दूसरा ये किसी भी प्रकार की संपत्ति का कलेक्शन नहीं करेंगे। ये 2 शर्तें तो इन अभिभावक वर्ग के लिए। और तीसरी जो उसने बताई है कि ये 4 नियमों का पालन करेंगे। कौन से 4 नियम? कि ये शिक्षा नहीं बदलेंगे, ये व्यवस्था बनाए रखेंगे, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य निर्वहन हो इसको सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, और न्याय की स्थापना करेंगे। ये इनका कार्य रहेगा। अर्थात अब इनके राजा के लिए कर्तव्य निर्धारित हो गए। कर्तव्य निर्धारित हो गए मतलब इन राजा के ऊपर एक प्रकार का इसने अंकुश स्थापित किया है। अंकुश स्थापित किया मतलब राजा की निरंकुशता को समाप्त करने का प्रयास किया। तो ये तो था इसका दार्शनिक शासक की अवधारणा। तो प्लेटो की विचारधारा के अंदर, प्लेटो के चिंतन के अंदर हमने पहला सिद्धांत पढ़ दिया था, इसकी शिक्षा का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हमने प्लेटो की
न्याय सिद्धांत पढ़ लिया। तीसरा हमने प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत पढ़ लिया। चौथा जो सिद्धांत है प्लेटो का दार्शनिक शासक की अवधारणा को समझ लिया है। और नंबर 5 प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत पढ़ लिया। शिक्षा को प्लेटो 2 भागों में बांटता है, ये हमने विस्तार से चर्चा कर ली। एक प्रारंभिक और दूसरा उच्च शिक्षा। न्याय को प्लेटो 2 भागों में बांटता है। नंबर 1 व्यक्तिगत न्याय और नंबर 2 सामाजिक न्याय। रिपब्लिक के अंदर उन्होंने जस्टिस थ्योरी को दिया है और रिपब्लिक पुस्तक को द कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है। कंसर्निंग जस्टिस। आदर्श राज्य की अवधारणा के अंदर 2 चीज़ें, एक शिक्षा और एक साम्यवाद, इन दोनों का पालन करते हुए वो राज्य को आदर्श की भूमिका प्रदान करने में अपने विचार देता है। दार्शनिक शासक के लिए वो 4 प्रकार के नियम निर्धारित करता है जिसके द्वारा वो दार्शनिक शासक की स्थापना को बल देता है। और दूसरा उसके लिए शिक्षा वो अनिवार्य करता है, जो उसने 6 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण की है। और ऐसा माना जाता है, प्लेटो के अनुसार कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने 6 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक वो सारे विषय, व्यायाम, संगीत, ज्यामिति, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र और न्याय, इन सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर दर्शन की भावना आएगी और ऐसा व्यक्ति कभी भी जनता के साथ या राज्य के नागरिकों के साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। फिर अगला जो सिद्धांत दिया इसने वो दिया है साम्यवाद का सिद्धांत। साम्यवाद का सिद्धांत भी इसने 2 प्रकार का दिया है, एक परिवार विषयक साम्यवाद और दूसरा संपत्ति विषयक साम्यवाद। संपत्ति विषयक साम्यवाद, ये मुख्य सिद्धांत प्लेटो ने दिए थे। इसके साथ ही जो आदर्श राज्य की अवधारणा प्लेटो ने दी थी, वो आदर्श राज्य की अवधारणा हालांकि उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए सिसिली के सिराक्यूज नगर में गया था, क्योंकि जब डियोन फर्स्ट ने डियोनीसियस फर्स्ट से मुलाकात करवाई थी तब उन्होंने अपने विचार दिए थे और डियोनीसियस फर्स्ट प्लेटो से प्रभावित भी हुआ था, लेकिन उस समय उसको असफलता हाथ लगी हुई नहीं थी। और जब डियोनीसियस फर्स्ट की मृत्यु हो गई तो डियोनीसियस फर्स्ट की मृत्यु के बाद डियोनीसियस सेकंड जब राजगद्दी पे बैठता है तब इसको एक उम्मीद जगती है कि अब मैं आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक दोनों इस अवधारणा को मैं व्यवहारिक रूप में उतार के साबित करूंगा। लेकिन जब वो डियोनीसियस सेकंड के पास सिसिली के सिराक्यूज नगर में जाता है तब तक जिस व्यक्ति ने इस शासक से जिसने मुलाकात करवाई थी डियोनीसियस फर्स्ट से, डियोन, उसको देश निकाला दे दिया। किसी बात को लेके इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाते। तो जब इनको देश निकाला दे देता है तो फिर इसकी योजना है वो असफल हो जाती और आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक की अवधारणा को वो व्यवहारिक रूप देने में कामयाब नहीं होता है। तो इसके लिए फिर वो जब वो वृद्धावस्था में था
तो वृद्धावस्था के अंदर उसने एक पुस्तक लिखी थी, लॉज। तो आदर्श राज्य की अवधारणा असफल हो गई थी, उसकी जगह इसने फिर वापस उप आदर्श राज्य की सिद्धांत दिया। उप आदर्श राज्य की अवधारणा थी। उप आदर्श राज्य की अवधारणा से अभिप्राय यह है कि आदर्श राज्य की जो शर्तें थी, यानी उसके अंदर शिक्षा है वो 6 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक कंप्लीट होनी चाहिए, तभी उसको दार्शनिक शासक बनाया जाएगा। वो साम्यवाद की शर्तों का पालन करेगा। कौन सी शर्त? उसका खुद का परिवार नहीं होगा, वो विवाह नहीं करेगा, वो किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं रखेगा। अब इतनी सारी शर्तें उसने निर्धारित की और जो कि व्यवहारिक रूप में संभव नहीं था। तो प्लेटो को वृद्धावस्था में थोड़ी बहुत अक्ल आती है और उस अक्ल को उसने लॉज नामक पुस्तक में वर्णित किया। क्या कहा है फिर उसने फिर शिक्षा का 20 वर्ष तक उसने शिक्षा को निर्धारित किया, 6 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक। फिर साम्यवाद के अंदर वो विवाह करने की छूट देता है, लेकिन उसमें भी वो कह रहा है कि इसका स्वास्थ्य परीक्षण होना अनिवार्य करता है और विवाह जो होगा वो राज्य के नियंत्रण में होगा, यानी राज्य के नियंत्रण में रहते हुए विवाह कर सकते हैं। और उसके लिए उसने अनिवार्य क्या कर दिया? स्वास्थ्य परीक्षण कर दिया। यानी सब आइडियल स्टेट थ्योरी के अंदर उसने ये अपने कुछ नियमों के अंदर वो ढील देता है, जो उसने आदर्श राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी। वो राजा को भ्रष्ट होने से पूर्ण रूपेण बचाना चाहता था, तो वो उसकी योजना फेल हो गई। तो फिर उसने उप आदर्श राज्य की अवधारणा लॉज में दी और ये जो नियम जो स्ट्रिक्ट थे उसको ढीलाई बरती। तो फिर उसने कई ऐसे दिए और इस उप आदर्श राज्य के अंदर उसने जनसंख्या निर्धारित की। एक उप आदर्श जो राज्य वो होगा जिसके अंदर 5040 की जनसंख्या नहीं थी और उसमें वो वर्णन करना है इतने लोग ये रहेंगे, इतने लोग ये रहेंगे। तो ये सवाल कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि उप आदर्श राज्य की जनसंख्या है वो प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? तो उस राज्य की जनसंख्या होगी 5040 और वो कौन सी बुक के अंदर लिखा हुआ है? लॉज, जो प्लेटो ने वृद्धावस्था में लिखा था। तो ये थी हमारी प्लेटो की क्लास, जिसके अंदर हमने प्लेटो के सारे सिद्धांत पढ़े हैं। और एक उसने अवधारणा दी थी उदात्त झूठ की, नोबल लाई। उदात्त झूठ की अवधारणा दी थी वो ये थी कि जब वो राजा के लिए किसी प्रकार की यानी राजा किसको बनाना चाहता है? जिसके पास किसी प्रकार की संपत्ति ना हो, उसका खुद का परिवार ना हो, वो सार्वजनिक भोजनालयों के अंदर भोजन करता हो, और एक उसने जब न्याय का कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे तो शासक वर्ग रक्षक वर्ग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी सामाजिक न्याय तभी होगा। 5 मिनट की क्लास है सर। सामाजिक न्याय की प्राप्ति तभी होगी जब शासक वर्ग रक्षक वर्ग में इंटरफेयर नहीं करेगा, उत्पादक वर्ग शासक वर्ग में इंटरफेयर नहीं करेगा, सब लोग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए कार्य करेंगे। तो इसने एक ये शर्त ये रखी थी कि शासक वर्ग है वो रक्षक वर्ग पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी उसके पास ये शक्ति भी नहीं है, सैनिक शक्ति भी उसके अधीन नहीं है। तो फिर संकट ये उत्पन्न हो गया कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता है जिसके पास संपत्ति नहीं है, जिसके पास परिवार नहीं है, जिसके पास सैनिक शक्ति नहीं है और जो भोजन भी सार्वजनिक भोजनालय में कर रहा हो। तो क्या ऐसे व्यक्ति की आज्ञा का पालन जनता करेगी?
इस समस्या को लेके फिर उसने ये अवधारणा दी कि ऐसे व्यक्ति के लिए फिर ये होगा कि जनता के अंदर एक ऐसे झूठ को प्रसारित करना होगा, एक ऐसा झूठ का प्रचार करना होगा जो कैसा हो, उदात्त झूठ। तो वो झूठ ये होगा, वो कह रहा है कि जो 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, रक्षक वर्ग और उत्पादक, वो कह रहे हैं कि जो शासक वर्ग का जो निर्माण होता है, शासक वर्ग में जो लोग होते हैं उनका जो जन्म होता है, वो उनके अंदर स्वर्ण धातु है, यानी प्रकृति ने उनको जन्म दिया है तो उसके अंदर स्वर्ण तत्वों की अधिकता है। यानी प्रकृति ने जब उनको जन्म दिया तो उनके अंदर ये तत्व ज़्यादा है, वो जन्म से ही विशेष प्रकार की प्रकृति से उत्पन्न हुए। रक्षक वर्ग को ये कह रहे हैं कि ये चांदी यानी रजत वर्ग से उत्पन्न हुए, इनके अंदर रजत वर्ग की प्रधानता है। और उत्पादक वर्ग के अंदर वो कह रहे हैं कांस्य। तो लोगों के अंदर एक ऐसी इमेज बनाई जाए कि ये व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा विशेष है, इनको प्रिविलेज प्राप्त है। जिस प्रकार ये कहा जाता है भारतीय शास्त्रों के अंदर रजोगुण, तमोगुण, ठीक वैसे ही इनके अंदर वैसे गुण हैं। तो लोग स्वतः ही इनके गुणों की प्रधानता या इनका निर्माण उन लोगों से अलग तरीके से हुआ है। कांस्य से स्वर्ण है वो अलग है, वो इससे महान है। तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे, इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे हिंदू धर्म शास्त्रों के अंदर हम ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण है वो एक विशेष प्रकार की प्रजाति है या विशेष प्रकार की उनके अंदर गुण हैं, तो लोग उनके गुणों की पूजा करते हैं। ऐसे ही वर्तमान के अंदर जिन लोगों के अंदर अच्छे गुण होते हैं उनकी वैसे ही लोग सम्मान करते हैं। तो ठीक वैसे ही उन्होंने प्लेटो ने उस समय के संदर्भ में ये बताया था कि शासक वर्ग की जो उत्पत्ति होती है वो स्वर्ण से होती है। तो इसलिए राजा को या ये दोनों वर्ग है वो उनको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस उदात्त झूठ का राजा को अपने राज्य के अंदर प्रचार करना चाहिए ताकि उसको व्यवस्था बनाने में सहयोग मिले। तो ये सारी विचारधाराएं थी प्लेटो के संदर्भ में जो हमने पढ़ी। तो प्लेटो के संदर्भ में आज हमारी ये क्लास अंतिम क्लास है और इसके बाद हम एक नई क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।